नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के जो लास्ट वीक में करंट अफेयर बना है उसकी। इसमें हम बात करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपॉइंटमेंट और जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हुए हैं उन टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। मतलब ये जितने भी टॉपिक हैं इनमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना है उन सभी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर की। जो भी नेशनल करंट अफेयर बना है उसकी यहाँ पर सबसे पहले चर्चा होगी। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम अनाउंस पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया था कि हम माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को अपने यहाँ पर डेवलप करेंगे, लेकिन अब इसको इनॉग्रेट कर दिया गया मुंबई में। याद रखिएगा, मुंबई में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये उन महिलाओं और बच्चों की मदद करेगा जो कुछ समय के लिए महाराष्ट्र में आते हैं और महाराष्ट्र में आके अपने जीवन का व्यापन और वहाँ पे कुछ पैसा वगैरह कमाकर फिर अपने शहर या अपने जो राज्य में लौट जाते हैं। उनकी यहाँ पर ये मदद करने वाला है। कैसे मदद करेगा? तो आपको बता दूं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके देखभाल के लिए मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ साथ जो महिलाएं और बच्चे हैं उनकी शिक्षा, जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर, महिलाओं की जो चिकित्सा को लेकर जो उनका मेडिकल सुविधाएं हैं वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि उनको ट्रैक किया जाएगा। ट्रैक का मतलब उनकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं उनके माध्यम से इकट्ठा करके एक ऐप में डाल दी जाएंगी और उनकी सारी इंफॉर्मेशन को उस ऐप से निकाल के बाद में जो भी उस इंफॉर्मेशन का करना है या उस महिला को ट्रैक करना है तो ट्रैक करना आसान हो जाएगा, अगर वो जगह भी बदलती हैं तो भी। तो याद रखिएगा, भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को मुंबई में इनॉग्रेट किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख युवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट में रोजगार मेला के अंतर्गत जॉब देने का आश्वासन किया है। ये कह सकते हैं ऐसे कैंपेन टाइप का उन्होंने किया है जिसमें 75,000 नए अपॉइंटमेंट उन्होंने दिए और कहा जा रहा है कि 75 मतलब 9,25,000 जो और जॉब्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार मेले को लॉन्च किया जिसका पहला फेज उन्होंने अभी 75,000 लोगों को, बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड कराया है, जिसमें A, B, C लेवल के जो जॉब है उनके अपॉइंटमेंट होंगे केंद्र सरकार में। ध्यान रखिएगा, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अयोध्या दीपोत्सव। अयोध्या में आपको मालूम होना चाहिए कि राम मंदिर का डेवलपमेंट चल रहा है। उसी के उत्सव में जो दीपावली अभी रिसेंटली में मनाई गई उसमें अयोध्या दीपोत्सव ऑब्जर्व किया गया जिसमें 15 लाख दियों को एक साथ जलाया गया और ये एक अपने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उज्जैन में जो मंदिर है महाकालेश्वर का मंदिर, वहां पर इसको वहां पर शिवरात्रि के समय पर जलाई गई थी दिए। अब उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया और अयोध्या को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है इसका 15 लाख दिए एक साथ जलाने का। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी के किनारे ये बसा हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, दिए यहां पर जलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, मिशन लाइफ मूवमेंट। मिशन लाइफ मूवमेंट क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इस मूवमेंट के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको लेकर अवेयरनेस फैलाने का है। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे गुजरात के केवड़िया में लॉन्च किया गया। इस समय पर जो यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं और आप कह सकते हैं सेक्रेटरी जनरल हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल थे, जिनका नाम था एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस भी यहाँ पर अवेलेबल थे। उन्हीं की उपलब्धता पे, उन्हीं के अवेलेबिलिटी पर आपको बताऊं, इन्होंने
जो क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं उसको लेकर एक लाइफ मूवमेंट को चलाया है, जिसके अंतर्गत लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कितना खतरनाक हो सकता है क्लाइमेट का चेंज होना लगातार। इसीलिए लाइफ मूवमेंट को केवड़िया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। यहां पर आप तस्वीर इनकी देख सकते हैं, ये लाइफ मूवमेंट इन्होंने इनॉग्रेट किया था। अगला क्वेश्चन, हरदीप पुरी कौन है? ये आपको बता दूं पेट्रोलियम मिनिस्टर है, साथ साथ ये इस समय पर हमारे आवास मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। तो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के हरदीप सिंह पुरी। ये तस्वीर आप यहां पर साइड में देखेंगे, और इन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया की लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को। कहां पर? एशिया की लार्जेस्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और इसको कहां पर लॉन्च किया गया? तो संगरूर पंजाब में इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम के, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अमित शाह जी ने गाथा स्वराज की गैलरी को लॉन्च किया। आपको बता दूं ये जो गैलरी है ग्वालियर में उपस्थित सिंधिया म्यूजियम में इनॉग्रेट किया गया, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो फैमिली है वो कुछ पार्ट में रहती है और कुछ पार्ट में गैलरी बनी हुई है। उसी पर स्वराज की गाथा गैलरी को अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमित शाह जी इस समय पर होम मिनिस्ट्री अपनी संभाल रहे हैं और साथ साथ कॉर्पोरेशन की मिनिस्ट्री भी इनके पास अवेलेबल है। आपको बता दूं जो ये जय विलास महल है, जो सिंधिया परिवार का पूरा महल है, जिसमें कुछ पार्ट में जो इस समय पर हमारे उड्डयन के मंत्री हैं, जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो रह रहे हैं। और साथ साथ कुछ पार्ट में ये जो म्यूजियम है उसको डेवलप किया गया। याद रखेंगे ग्वालियर में ये अवेलेबल है और ग्वालियर में ही इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है हमारे इस समय के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये गैलरी की तस्वीर आपको दिख रही होगी। इंटरनेशनल करंट अफेयर की अब यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिवाली पर भारत में तो नॉर्मली होता है कि छुट्टी होती है, लेकिन अब भारत के अलावा न्यूयॉर्क एक ऐसी सिटी बन जाएगी 2023 तक। 2023 में जब इसको स्कूल हॉलिडे के, पब्लिक स्कूल हॉलिडे के रूप में घोषित किया गया और अगले साल से इसको ऑब्जर्व भी किया जाएगा। तो याद रखेंगे वहां पर भारत की जो पॉपुलेशन है उसकी बहुत ज्यादा नंबर वहां पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दिवाली के समय पर स्कूल हॉलिडे अनाउंस किया है न्यूयॉर्क की जो भी मतलब हाई अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क असेंबली में जो मेंबर जेनिफर राजकुमार हैं उनकी पहल की वजह से दिवाली को हॉलिडे के रूप में घोषित किया गया न्यूयॉर्क यूएसए में। आगे बात करें, यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं दिवाली की और ये है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको बता दूं भारत से ये बने हैं, भारत के मूल निवासी हैं ये, मतलब इनके जो पेरेंट्स थे वो भारत से बिलोंग करते थे। अब ये यूके में प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। और इनसे पहले बहुत अलग अलग पद पर अलग अलग भारतीय यूके में अवेलेबल थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये पहले हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऋषि सुनक इनका नाम है, याद रखिएगा। ये अब यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं और भारत का जो कोलैबोरेशन है, अलग अलग जो व्यापार समझौते हैं और इकोनॉमिक समझौते हैं, डिफेंस समझौते हैं, उन सभी पर आगे चल के काम होगा, क्योंकि मोदी जी और इनकी चर्चाएं हुई जिसमें दोनों तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया। याद रखिएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी दोनों आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि भारत और इनके बीच में, भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड व्यापार है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ पाए। 2030 तक का टारगेट है कि भारत जो व्यापार अभी चल रहा है उसको 8 गुना से 10 गुना कर देगा। कोशिश अगर रहेगी तो हो भी जाएगा। तो याद रखिएगा ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, पहले भारतीय मूल के हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, ये है ऋषि सुनक, देख लीजिए इनकी तस्वीर। अगला क्वेश्चन, अभी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। रिसेंटली में ये हुआ था कि जो FATF है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट होती क्या है? इसमें कुछ फाइनेंशियल
मतलब रुकावटें पैदा हो जाती हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप ब्लैक लिस्ट में हैं तो आपको जो ब्याज वगैरह में पैसा है वो जल्दी से नहीं मिलेगा। साथ साथ आपके साथ ट्रेड पार्टनरशिप भी जो FATF के मेंबर्स हैं वो नहीं करेंगे। इससे बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं किसी भी देश में। इसी तरीके से पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से नॉर्मल लिस्ट में किया गया, तो अब उनको जो ऋण में पैसा है, ब्याज में पैसा है, वो आसानी से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा, जिससे कि वो अपने यहाँ पर डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। तो FATF ने अभी रिसेंटली में म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला। रीज़न ये है कि इनके यहाँ पर जो सरकार है वो आर्मी के द्वारा चलाई जा रही है। अभी जो इनकी प्राइम मिनिस्टर थी उनको जेल में डाल दिया गया। इनके यहाँ की जो कंडीशंस है वो काफ़ी ख़राब मानी जा रही हैं और इसीलिए FATF ने इनको ब्लैक लिस्ट में डाला, क्योंकि उनको डर है कि जो ये देश है ये कुछ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान को रिमूव किया गया और FATF में म्यांमार को डाला गया ब्लैक लिस्ट में। FATF आप यहां पर देखें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत और फ्रांस दोबारा से इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। आपको बता दूं, भारत दोबारा से प्रेसिडेंट बन गया और फ्रांस दोबारा से को प्रेसिडेंट बन गया। याद रखिएगा, भारत यहां पर पहले भी प्रेसिडेंट था और फ्रांस पहले ही को प्रेसिडेंट था, लेकिन दोबारा से इनको इलेक्ट किया गया है। और आपको बताऊं, भारत की तरफ से RK सिंह जो इस समय पर यूनियन पावर मिनिस्टर हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। और अगर फ्रांस की बात की जाए तो उनकी चैरिल सोएला ज़रपालो, ये इनका कुछ अजीब सा नाम है, आप एक बार देख सकते हैं। ये को प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, ये लीड कर रही हैं अपने देश की तरफ से। तो ध्यान रखिएगा, 2015 की बात है जब फ्रांस और भारत ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाउंड किया था और अब इसमें 100 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। मतलब इतनी तेजी से ग्रो करा है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ध्यान रखेंगे। अब भारत तो इसका प्रेसिडेंट है और को प्रेसिडेंट फ्रांस है। 2015 में इसे फाउंड किया गया, गुरुग्राम भारत में इसका हेडक्वार्टर है। आप यहां पर मोदी जी को देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करते हुए। अगला क्वेश्चन, अब्दुल लतीफ राशिद इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में इराक के। याद रखिएगा, इराक के प्रेसिडेंट कौन बन गए? अब्दुल लतीफ राशिद। पूछा जा सकता है, इराक की कैपिटल है बगदाद, इराक की करेंसी है दिनार, प्रेसिडेंट है अब्दुल लतीफ राशिद और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सिया अल सुदानी है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर की बात करेंगे और उसके बाद अपॉइंटमेंट और आगे टॉपिक करेंगे कवर। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेसिंग करने वाले कौन? मैक्स वर्स्टप्पन। आपको बता दूं, इन्होंने US ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। वैसे तो इस साल की सबसे ज्यादा रेस इन्होंने जीती है, इसीलिए इनको वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दे दिया गया। लास्ट ईयर भी इन्हीं ने सबसे ज्यादा रेस जीती थी साल की, इसीलिए इनको लास्ट ईयर का भी वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया गया। लेकिन इस बार इन्होंने आगे जो रेस हो रही हैं, मतलब अभी बहुत सारी रेस बाकी हैं, उससे पहले ही इनको वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दे दिया गया, क्योंकि अब सारी खिताब भी अगर कोई और जीत जाए फिर भी इनसे ज़्यादा खिताब इस साल के नहीं जीत सकता। तो इसलिए याद रखिएगा, इनको वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी दिया गया और अगली रेस हुई US ग्रैंड प्रिक्स, उसको भी इन्होंने जीत लिया। याद रखेंगे, मैक्स वर्स्टप्पन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये है इनकी तस्वीर। वैसे यहां पर मैंने पूरी लिस्ट लगाई हुई है, मैं सारी लिस्ट तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो बताऊंगा जो मैक्स वर्स्टप्पन ने नहीं जीती। मैक्स वर्स्टप्पन ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को नहीं जीता, सर्जियो पेरेज ने जीता है, इसीलिए इसको पढ़ लेते हैं। बाकी जितनी भी इस पेज में लिखी हुई हैं वो सारी की सारी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। सर्जियो पेरेज की बात की जाए तो मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। अगला यहां पर आप देख सकते हैं, ज्यादातर आपको मैक्स वर्स्टप्पन दिख रहे होंगे, लेकिन एक जगह मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता, मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। और अगली आप नीचे देख पाए तो 3 रेस हैं, एक बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसको चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता, मोनाको से बिलोंग करते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, इन तीनों को चार्ल्स लेक्लेयर ने ही जीता है।
मोनाको से बिलोंग करते हैं। और बाकी जितनी भी कारों की रेस हैं वो सभी की सभी किसने जीती हैं? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। अगला क्वेश्चन, 5th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कहां पर? मध्य प्रदेश में। 4th नंबर का कहां हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 1 साल डिले हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, इसीलिए 2022 का था, लेकिन इसको 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कब? 21 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। लेकिन साइकिलिंग का जो गेम है, जो इसमें साइकिलिंग का गेम है, उसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए। लेकिन मध्य प्रदेश के द्वारा ही इसको होस्ट किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। शिवराज सिंह चौहान जब जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एक समारोह ऑर्गेनाइज कराया गया, उसमें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने शिवराज सिंह चौहान को ये जो होस्ट है, जो 5th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो इनको दिया था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। ये है हमारे खेल मंत्री और ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सर्बियन साइंटिस्ट जिन्होंने एक बीटल मिली है, उस बैटल का नाम रख दिया है नोवाक जोकोविच के नाम पर, क्योंकि सर्बिया के ही बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस में, वो काफी ज्यादा, अपने देश में सबसे ज्यादा और दुनिया में सबसे ज्यादाओं में से एक में है ये, जो कि सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। ग्रैंड प्रिक्स आपको बता दूं, टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, साल में 4 होते हैं, उन्हीं में इन्होंने सबसे ज्यादा जीते दर्ज की है। वैसे इस समय पर सबसे ज्यादा नंबर पर राफेल नडाल चल रहे हैं, जो कि 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इनके द्वारा 20 ग्रैंड स्लैम जीते गए हैं, लेकिन आगे बढ़ते घटते रहेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, वुमेन एशिया कप 2022 ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। आपको बता दूं, जिसमें 8 विकेटों से भारत ने श्रीलंका को हरा दिया, जिसमें महिलाओं का बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर दिखा। आपको एक और फैक्ट बता दूं कि 2004 से तो इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, लेकिन इसको अभी तक टोटल 8 बार ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें 7 बार भारत ने जीता है, 1 बार बांग्लादेश ने जीता है। यह बात भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस बार श्रीलंका इनसे हारा है, भारत से हारा है, और बांग्लादेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, अब इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। अगला क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहां पढ़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज, और फिर आपके लिए वीडियो समाप्त। जैसे अपॉइंटमेंट की यहां पर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है सैफाली जुनेजा, जो कि यूएन एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी में चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। ये ऑलरेडी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की रिप्रेजेंटेटिव है। कौन? सैफाली जुनेजा। अब इनको चुना गया है एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी में चेयरपर्सन के रूप में। याद रखिएगा, तस्वीर इनकी यहां पर आप देख सकते हैं, सैफाली जुनेजा। अगला रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी, कौन? संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, जो कि तरुण बजाज की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन, मल्लिकार्जुन खड़गे 24 साल लगातार ऐसा रहा है कि गांधी परिवार कांग्रेस को लीड कर रहा था एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। याद रखिएगा, बहुत ही बड़े नाम हैं, और इन्होंने कर्नाटका से अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया और फाइनली कांग्रेस के ये बन गए हैं प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे अब प्रेसिडेंट हो गए हैं। इन्होंने शशि थरूर को हराया है, याद रखेंगे। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन, भारती दास, कौन? भारती दास, जो कि नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट हुई हैं। 27वीं नंबर के 27th नंबर की है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, जो कि भारती दास को ऑलरेडी इस पोस्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट में अनुभव रहा है, इसीलिए इनको इस पोजीशन पर अपॉइंट किया गया। याद रखिएगा, भारत की नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी है? भारती दास बनी है, जो कि तस्वीर आप यहां साइड में देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। याद रखिएगा, ये उदय उमेश ललित की जगह लेंगे। कौन है ये? डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। द्रौपदी मुर्मू ने इनको अपॉइंट किया है। ठीक, पूछा जा सकता है कौन अपॉइंट करता है, तो हमारे द्रौपदी मुर्मू जो कि इस समय पर 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। कौन से नंबर के हैं ये? तो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आप इनकी तस्वीर साइड में यहां पूरी स्क्रीन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1983 में वर्ल्ड कप हुआ, उसमें जो प्लेयर्स थे बहुत बड़े बड़े नाम थे, कपिल देव, रोजर बिन्नी और भी बहुत सारे बड़े नाम। सभी अपने करियर में सक्सेस हुए, होना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत उन्होंने जुझारूपन से उस वर्ल्ड कप को खेला, भारत को जिताया। 3rd नंबर का वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे और हम 3rd नंबर के वर्ल्ड कप को जीत गए, बहुत बड़ी बात थी। वेस्ट इंडीज को हमने हराया था उस साल। उसमें रोजर बिन्नी नाम के एक प्लेयर थे जो कि पहले एंग्लो इंडियन थे, मतलब एंग्लो इंडियन के रूप में खेल रहे थे। एंग्लो इंडियन का मतलब जिनके पिताजी विदेशी हों और माता देशी हों, मतलब भारतीय हों, और उन दोनों की शादी हुई हो। शादी होने के बाद वो जो बच्चा होता है वो एंग्लो इंडियंस कहलाता है। आपको बता दूं, रोजर बिन्नी वही थे। रोजर बिन्नी की बात की जाए तो ये इस समय पर भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है बीसीसीआई। बीसीसीआई के बन गए हैं ये अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। तो आपको ध्यान रखना है, रोजर बिन्नी बन गए हैं भारत के जो बीसीसीआई है उसके प्रेसिडेंट। इन्होंने जगह सौरव गांगुली की ली है। जय शाह दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अपनी बीसीसीआई की सेक्रेटरी पद को, और भी दूसरे पोजीशंस पर अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया, जैसे कि राजीव शुक्ला जी को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। ऑलरेडी ये थे, दोबारा से इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। सौरव गांगुली का कार्यकाल नहीं बढ़ा, जिनकी जगह अब लेंगे रोजर बिन्नी। याद रखिएगा, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसको फाउंड किया गया था 1928 को। यहां पर आप सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी को देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं, उसके बाद वीडियो आपके लिए समाप्त। यहां पर पहला स्टार्ट करते हैं। जैसे वर्ल्ड पोलियो डे आपने 24 अक्टूबर को पढ़ा। यूनाइटेड नेशन डे आपने 24 अक्टूबर को ही पढ़ा होगा। नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे आपने 21 अक्टूबर को पढ़ा। इंटरनेशनल सेफ डे 2022 का आपने 20 अक्टूबर को पढ़ा। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी आपने 17 अक्टूबर को पढ़ा। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2022 आपने 15 अक्टूबर को। और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे आपने 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे होता है, उसी को हम इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे आपने 14 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर। वर्ल्ड एथराइटिस डे 12 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर। और वर्ल्ड पोस्ट डे आपने 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपने 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। ये सारे इस महीने के डेज हैं जो आपको रिवीजन के माध्यम से मैं यहां करवा रहा हूं। वर्ल्ड कॉटन डे आपने 7 अक्टूबर को। इंडियन एयर फोर्स डे आपने 8 अक्टूबर को पढ़ा, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयर फोर्स को डेवलप किया गया। वर्ल्ड टीचर्स डे आपने 5 अक्टूबर। वर्ल्ड स्पेस वीक डे आपने 4 से 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस आपने 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन आपने 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके सजेशन के माध्यम से वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें और बेहतर कर सकें। जैसा आप सजेशन देंगे उसके माध्यम से हम आपको अगला कंटेंट और बेहतर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर एफर्ट में कुछ कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसको हम सुधार दें। आप उसके बाद लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो अपने कुछ दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना आपका बनता है। धन्यवाद।